चलते हैं ऐसे डॉक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, कोई नहीं, आपके भी घर पे करते होंगे, नजर लग गई होगी, आपकी माँ भी बोलती होगी पढ़ाई मेरी नजर लग गई होगी। मेरी सिस्टर शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना, सीए सीएस दोनों है वो, ठीक है ना, लेकिन आज भी कुछ नहीं हो रहा है, घर पे आती है, वैसे तो मम्मी रहती है, मम्मी नजर उतार दो, फिर मम्मी एकदम खुद को एकदम ऐसा फील करती है, वाह मेरी वैल्यू है, फिर मम्मी कुछ लेके आती है नींबू या कुछ, क्या कुछ नहीं होता है इससे, और उसके बाद में अब अच्छा लग रहा है। ऐसा आपके साथ में भी कोई करता है ऐसा, है ना, कि वो क्या कहते हैं राई ऐसे ये, तो ये कुछ नहीं, दिमाग से स्ट्रांग बनो, ठीक है। चलिए सम जनरल फॉर्मूलेज। पहला फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी, और सिंबल से लिखूं तो कंडक्टिविटी का सिंबल होता है ये, फाइन, ये सबको पता है। एक बात, सेकेंड फॉर्मूला, करंट डेंसिटी का, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका सिंबल होता है जे, और करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया, ये होता है फाइन। तो एक बात बताओ मेरे को, इसमें से करंट आई बह रहा है, तो इस वाले एरिया से करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी, इसका एरिया आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। बात समझ आ रही है ना, डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन इज, इसका डायरेक्शन क्या होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप एरिया इधर भी बोल सकते हो, बट नहीं, करंट की डायरेक्शन वाला करंट डेंसिटी होता है। अब आपको मालूम पड़ गया, करंट एक स्केलर होती है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, और जे की वैल्यू कितनी हो जाती है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गई बात, पक्की बात, ये दो चीजें कॉपी करो। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये कंडक्टर है, इसमें से ये करंट जा रहा है, मान लो, ठीक बात है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, राइट की तरफ v वेलोसिटी, राइट की तरफ v वेलोसिटी, और एक बात बताओ मेरे को, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो यहाँ पर पोटेंशियल हाई होगा, यहाँ पर पोटेंशियल लो होगा। तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एक फोर्स लग रहा होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ वो ये E इंटू ई का फोर्स लग रहा होगा, यस और दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेलरेशन ऑफ E, और एक्सेलरेशन कितना आ गया, E अपॉन m, ये चीजें समझ में आती है। मैं सिर्फ अभी एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन ने v वेलोसिटी से l डिस्टेंस कवर किया, तो मैं इक्वेशन क्या लिख दूंगा, v बराबर l अपॉन t, और अगर l की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी तो l बराबर हाफ a t स्क्वायर। अब ये t कौन सा वाला लेंगे यहाँ पर, जब तक ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर नहीं मारता है तब तक का टाइम आ जाएगा, तो दिस टाइम इज टाउ, और ये क्या है, टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। हाँ यार, अब जरूरी थोड़ा है कि इस तरफ जा रहा हूँ, क्या पता है इस तरफ भी जा रहा हूँ, हाँ यार, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ राइट की तरफ मानी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, टुवर्ड्स राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
कि डायरेक्शन के अपोजिट में आएगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। हाँ या ना, ये सब बात समझ में आ रही है, बेसिक इक्वेशन। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है इंपॉर्टेंट, किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, या ड्रिफ्ट स्पीड भी बोल सकते हो आप। एक बात बताओ मेरे को, ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है? एक होता है ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट जब भी आएगा पिक्चर में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो जो इधर की तरफ रगड़ते हुए गया है वो ड्रिफ्ट होता है, ठीक बात है ना। एक होता है ड्रिफ्ट और एक और होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? ये दोनों चीजें सेमीकंडक्टर में आएंगी आपसे, ठीक है ना। एक होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन बोले तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे और बहुत दूसरी जगह पे बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन का हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जाने को डिफ्यूजन बोलेंगे। डिफ्यूजन बोले तो जब एक इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के बीच में फंसा हुआ है और सामने वाले रीजन के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन कहलाएगा। वहीं अगर मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रगड़ते हुए लेके जाऊं, तो वो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो उसका ड्रिफ्ट कहलाएगा। बात समझ आ गई? हाँ या ना। ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन में फर्क, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट दोनों सेमीकंडक्टर में आएंगे। अभी के लिए दोनों में फर्क बता रहा हूँ, अभी के लिए आपको सिर्फ ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन रगड़ते हुए गया है, वो उस इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट कहना है। फाइन। तो बताओ मेरे को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी, हाँ या ना। तो बताओ मेरे को करंट क्या हो जाएगा? करंट इज व्हाट? dq अपॉन dt। मैं मान लेता हूं इस पूरे रीजन में n इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक बात है, हाँ या ना। तो बताओ मेरे को, अगर मेरे को यहाँ पर चार्जेस निकालने होंगे, तो बताओ मेरे को इस रीजन के अंदर ऐसे कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो यहां से लेके यहां तक पहुंचेंगे? क्या मैं बोल सकता हूं ये वाला एरिया ए है, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? vd इंटू dt, हाँ या ना। तो ये वॉल्यूम कितना हो गया? एरिया इंटू ये वाली लेंथ। तो ये तो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखो n इंटू vd इंटू dt इंटू एरिया इंटू ई। ये तो सिर्फ नंबर आया था, मेरे को तो ऊपर चार्ज चाहिए, तो टोटल नंबर मल्टीप्लाइड बाय एक के ऊपर कितना चार्ज है ये डिवाइडेड बाय dt। तो करंट का फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ से? n e a v d। ये फॉर्मूला आप लोग को याद करना है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट। और बताओ मेरे को I अपॉन a क्या होता है? तो करंट डेंसिटी विल बी इक्वल टू व्हाट? n e v d। ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद करना है, समझ गए? हाँ या ना। ये तो बेसिक गणित है, काइनेमेटिक्स है। फोर्स S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। ये नए फॉर्मूले कॉपी कर लो। ये सैटरडे संडे तक HCV निपटा लेना अपनी करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर की, अगर अभी तक पूरी नहीं करी है तो। पिछले कितने टाइम से बोले जा रहा हूँ करनी है करनी करनी है। और इलेक्ट्रोस्टैट्स की डिस्कस नहीं हो पाएगी ना, तो आप वेट मत करो, अलग से आके पूछ लो, क्योंकि वो बहुत पीछे रह गया है टॉपिक, ठीक है ना। अब क्लास के अंदर में भी इतना पुराना टॉपिक अपन नहीं उठाएंगे, बिकॉज लैक आ गया है थोड़ा सा। अलग से आके पूछ लो, यू आर ऑलवेज वेलकम।
तो मेरे को बाकी की शीटें दो, करंट इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी शीट, इसके अंदर कितने सवाल हो गए इसमें भी 100 सवाल है, बाकी है कुछ तो बाकी है। और डन। डन क्या? अगला फॉर्मूला जो आप लोग को लिखना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये मेरे ख्याल में कौन सा हुआ? चौथा हो गया। सबसे पहला रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, फिर करंट डेंसिटी और फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये तीसरा कंसेप्ट हो गया। चौथा कंसेप्ट लिखेंगे, ये सब कॉपी कर लो भाई। आगे जाके इसको मीन फ्री टाइम बोल देंगे, इसको मीन फ्री पाथ बोल देंगे। मतलब कब वो इलेक्ट्रॉन फ्री रहा है, जब तक उसने टक्कर नहीं मारी तब तक वो चला है फोगट के अंदर। इसको मीन फ्री पाथ बोल देंगे, इसको मीन फ्री टाइम बोल देंगे। और टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन और डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन इज एल। बात समझ में आ रही? क्वेश्चन में आएगा तो समझ जाओगे ना, आपको इक्वेशन तो यही लगानी है। ये एल क्या हो गया यहाँ पर? मीन फ्री पाथ। और डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। सब कुछ कॉपी कर लो, फिर अगले फॉर्मूले पे आ जाऊंगा मैं। नेक्स्ट अगला फॉर्मूला है मोबिलिटी का। अगला फॉर्मूला है मोबिलिटी का। मोबिलिटी क्या होती है? आपकी मोबिलिटी क्या है? अभी खराब है, मैं चले जाऊंगा तो आपकी मोबिलिटी मतलब आप कितना रैंडमली इधर उधर मूव कर सकते हो। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? मोबिलिटी इज हाउ मोबाइल, हाउ फ्री अ थिंग इज, हाउ फ्री अ इलेक्ट्रॉन इज। तो मोबिलिटी का सिंबल होता है म्यू। इसकी वैल्यू होती है Vd/E। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो जो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो मोबिलिटी से डिफाइन होता है। ये भी लिख के रख लो, याद करना है। और अब लास्ट कंसेप्ट आ जाएगा कि भाई जो ओम्स लॉ है उसका डेरिवेशन ये करंट डेंसिटी से आता है। देखो ध्यान से कैसे आता है, सब ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं, बट अब उन सबका इंटरकनेक्शन है। डायरेक्ट समझ जाओगे? लिखूं अपनी ये थ्योरी शीट निकाल दोगे? है नहीं है? चलो ठीक है, देख लो, मैं लिख देता हूँ। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर में इस पे सवाल आ रहा है, आया हुआ है। अब देखो ध्यान से, देखो मैं पहला फॉर्मूला लिखता हूँ I बराबर NEA/BD। इसमें किसी को कोई आपत्ति है? और मैं BD को बोल देता हूँ L/T। इसमें भी किसी को कोई आपत्ति है? व्हाट इज दिस L? मीन फ्री पाथ। व्हाट इज दिस T? मीन फ्री डिस्टेंस। पाथ तो वो रास्ता हो गया ना, मीन फ्री डिस्टेंस बोल लो और मीन फ्री पाथ भी बोलते हैं उसको। बट
बेटर वर्ड क्या होगा समझने के लिए, मीन फ्री डिस्टेंस के जब तक फ्री रहा है वो वाला डिस्टेंस वो मीन फ्री पाथ कहलाता है। और टाइम क्या हो गया, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो बताओ मेरे को L बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, L बराबर हाफ ए टी स्क्वायर में ए की जगह में क्या लिख सकता हूँ, ई अपॉन एम इंटू टाउ का होल स्क्वायर, टाइम की बजाय मैंने टाउ लिख दिया। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो तो v की जगह मैंने क्या लिख दिया, L अपॉन टाउ। देखो ध्यान से, एक टाउ नीचे आ गया यहाँ पर, ये v हो गया तो ये v हो गया है, तो I बराबर एन ई ए और v की जगह ई टाउ अपॉन 2m। यहाँ तक भी समझ आती है बात, हाँ या ना? अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका भी यूज कर लेते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर इक्वल टू ई, हाँ या ना? तो कैसे तैसे करके क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर करंट का जो फॉर्मूला आ जाएगा, वो करंट का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा, हाँ बोलिए। किसको? देखो आप पीछे रह गए, देखो L बराबर हाफ ए टी स्क्वायर होगा, हाँ या ना? ये होगा, और a की जगह में क्या लिख सकता हूँ, e अपॉन m, और यहाँ पर t स्क्वायर है और ये m, यहाँ तक ठीक है। अब ये v है तो यहाँ पर n e a v d, तो n e a और v d की जगह मैंने क्या लिख दिया, n e a और v d क्या है, l अपॉन t, तो l अपॉन t, एक t इधर दे दो, L अपॉन डी की जगह मैंने क्या लिख दिया, ई टी अपॉन 2m। तो बताओ यहाँ पर ये क्या आया, एन ई स्क्वायर इंटू एरिया इंटू ई अपॉन 2m इंटू टी। ये आगे देखो यहाँ से ये लिखा हुआ एन ई ए स्क्वायर, और ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, v अपॉन एल। ई को मैंने यहाँ पर लिख दिया v डिवाइडेड बाय एल। नहीं आ रहा क्या? yes. भाई यहाँ पर ये जो लेंथ है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E है, पोटेंशियल डिफरेंस V का है अपॉन L, हाँ यहाँ तक लिख दिया। तो बताओ मेरे को करंट का एक भयानक सा फॉर्मूला आ गया ऐसा, हाँ या ना? अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ कि I प्रोपोर्शनल टू V, तो n e स्क्वायर a टाइम की जगह टाउ लिख दिया अपॉन 2ml, ये 1 अपॉन आर हो जाएगा, ये 1 अपॉन आर हो जाएगा, और आर की जगह ये हो गया, और मैं आर को क्या लिख सकता हूँ, रो एल अपॉन ए से ए कटा, ए से ए कटा, ए से ए कटा, ए से ए कटा, रो की वैल्यू कितनी आ गई, 2m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ। समझ लो सारे फॉर्मूले आपके पास, मतलब आप चाहो इससे कैसे फॉर्मूले बना सकते हो, समझ गए? तो ये सब कांस्टेंट है, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम बोल दो उसको, हाँ या फाइन, पक्की बात? बस ठीक है, ये सब इंटरकन्वर्टेबल है, कॉपी कर लो करना हो तो, या आपके शीट के अंदर। और बस यहाँ पर ओम्स लॉ प्रूव हो जाता है कि I प्रोपोर्शनल टू V, तो ये कांस्टेंट आ जाता है। बस ये बताना था मेरे को, इसलिए डब्बा इसमें बना दिया है, और कुछ नहीं।
ये सब आपके एनसीईआरटी में या कहीं ना कहीं आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है ना, बट सवाल इन पे नहीं आता है यूजुअली, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा इतना कौन याद रखने बैठेगा भाई। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका नॉलेज का थोड़ी ना टेस्ट ले रहा है, वो तो ऑलरेडी बायो से ले लेगा, और इसको याद करने से फायदा भी क्या मिल जाएगा, आप ड्राइव तो कर ही सकते हो कुछ। नॉट इम्पोर्टेंट कैलकुलेशंस। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या आया? मेरे ख्याल में बस यही सब ही है, और क्या बात नहीं है। अब आपका होमवर्क क्या है, ये वाली पूरी शीट। अच्छा एक और बात बताओ मेरे को, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो टाउ बढ़ेगा या कम होगा? एग्जैक्टली, ठीक है ना। और देखो ध्यान से, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आ रहा था ये आर नीचे आ रहा ना, यहाँ पे देखो ध्यान से 1/r था, तो रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, टाइम कम होता है। चीज से डन, पक्का। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैट्स, तीनों मिला के 8 सवाल नीट के पेपर में कम से कम आ सकते हैं। अग्रीड? यस और 8 के 10 भी हो सकते हैं, 8 के में भी 7 भी होते हैं, बट 7 से कम नहीं होंगे, ठीक है ना। 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, 2 कैपेसिटर, 2 इलेक्ट्रोस्टैट्स, मिनिमम 8 से 10 सवाल, ठीक बात है। 8 के 8 सवाल या 10 के 10 सवाल हमको सही करके समझे या नहीं? क्यों? क्योंकि स्कोरिंग होते हैं, इजी होता है, यहाँ गलती नहीं करें। ये 8 से 10 सवाल हमारे टिप्स पे होने चाहिए। अगले मैग्नेटिज्म वाले वो सब भी अपने टिप्स पे ही होंगे, बट अभी के लिए जो 8 से 10 सवाल हुए, क्योंकि मैकेनिक्स के जो 8 सवाल आएंगे उसमें हो सकता है आप 6 कर लो या 5 कर लो, क्या पता कोई टेढ़ा आ जाए, क्या पता नहीं चमके उस समय। यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। तो व्हाट इज योर टारगेट? ये महीना खत्म होने से पहले रिमेनिंग 4 डेज में आपको HCV पूरी निपटानी है, कैपेसिटर की और करंट इलेक्ट्रिसिटी। फाइन, कर लो, कर ली होगी काफी हद तक। तो ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 एक्सरसाइज अगर नहीं करिए तो प्लीज करो जल्दी। और जो भी डाउट्स हैं वो धीरे धीरे करके अपन क्लास में लेंगे, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्लास में इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, अलग से आके पूछ सकते हो, मैं आपको हिंट दे दूंगा, ऑलवेज वेलकम। अगर आपको लगता है कि हाँ भी मैंने HCV लगा रखे हैं, मेरे को टाइम लेना है, इससे टाइम ले लो। अभी तो बहुत सब जगह फ्री बैठे, शाम को क्लासेस ऑलमोस्ट कम हुई थी, इस दिन शाम को आ गए टाइम लेके, सुरेश सर से टाइम ले लिया, मेरे से टाइम ले लिया कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस मेरे को डिस्कस करने थे, शाम को मेरे को 1 घंटे का टाइम लेना आपको ही पड़ेगा। फाइन, बट अपने डाउट्स को लंबा मत खींचो, क्योंकि ऑब्वियसली अब HC वर्मा का अगर मैं डिस्कशन क्लास में करने बैठता हूँ तो जो एक अच्छा सवाल है वो तो सबके लिए अच्छा है, बट जो इजी क्वेश्चन है 7 में से 2 का डाउट है, 5 का हो गया है, तो वो 5 का तो टाइम खोटी हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? है HC वर्मा इजी है, क्योंकि आपको जो ट्रिक्स पढ़ाई है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, KVL KCL लगाने के तरीके बताए, उससे आपकी HC वर्मा निकलेगी। फिर नहीं निकलती तो लेके आओ फटाफट। चलिए अब अपन डिस्कशन करेंगे, सॉरी अब आपका होमवर्क क्या है? नेक्स्ट 3 डेज HCV, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस की शीट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आपको करना है। अभी अपन लोग 45 मिनट मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, ठीक है? आप अपनी शीट रीड करके रख लो, थोड़ा 45 मिनट्स पढ़ेंगे, बिकॉज ऐसा लग रहा है 3 दिन हो गए कुछ पढ़ाया ही नहीं। हम कल की क्लास हुई नहीं, तो उससे पहले भी डिस्कशन काफी हो गया था आपके शीट में, ठीक है? एक फ्रेश पन्ने पे हेडिंग डालो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कोई और कुछ कहना चाहता है कि कैपेसिटर करंट इलेक्ट्रिसिटी कम कराया, ज्यादा कराया? क्योंकि स्कोरिंग होता है, प्रैक्टिस करिए अपन ने, सर्किट ज्यादा ही करें, 4 सर्किट बत्ते ही करें अपन ने।
पेपर बन गया है, इजी पेपर, मतलब पिछली बार के मुकाबले आसान पेपर है। अब देखो ध्यान से इधर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में एक, किसी ने ब्रेक इवन पॉइंट का नाम सुना है? ब्रेक थ्रू मिल गया, ब्रेक इवन मिल गया, आजकल स्टार्टअप्स वगैरह बहुत होते हैं कि ब्रेक इवन पे आ गया हमारा बिजनेस, सुना है ये शब्द? ऐसा ब्रेक थ्रू सुना है, ब्रेक इवन सुना है? हाँ, क्या होता है पॉइंट? कि एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद में हमारा काम प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दे, ठीक है। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे देयर इज अ बिजनेस, स्टार्टिंग में पैसा डाले जा रहे हैं बट कुछ निकल नहीं रहा। एक पॉइंट के बाद में हाँ अपन को चीजें दिखने लग गई, तो वो जो ब्रेक थ्रू पॉइंट मैग्नेटिज्म चैप्टर का था या फिर ब्रेक इवन पॉइंट मैग्नेटिज्म का चैप्टर का था, वो आया था जब एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसके अंदर ये पाया गया था कि करंट कैरिंग वायर के आसपास एक कंपास पड़ा था। जैसे ही करंट चलाया वो कंपास की जो नीडल थी वो हिल गई। वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था? और स्ट्रीट का फेमस एक्सपेरिमेंट, जिसने उसने ये बोला कि हाँ भाई करंट की वजह से उस कंपास की नीडल में कोई डिफ्लेक्शन आया। मतलब उससे पहले वो हुआ था 1870 अराउंड, या 1875 या 1865 लमसम, उस टाइम पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक्सीडेंटली हो गया था, कोशिश नहीं थी उसकी। तो उससे पहले की कहानी तो क्या थी भाई? इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, मैग्नेट, ये दोनों सेपरेट टॉपिक्स थे। लेकिन जैसे ही करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब देयर इज अ लिंक बिटवीन दीज टू, तो कहानी आगे बढ़ी। उससे पहले तक तो AC DC ये सब की बातें चल रही थी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस, करंट, बल्ब, पावर, ये सब चलता था। लेकिन बोला कि नहीं, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। उससे पहले तक तो क्या था कि भाई ये जो है, जो मेरे को आयरन जैसा एक मटेरियल मिला है, ये चुंबक जैसा है, बस ये मेरे लिए मैग्नेट है, दैट्स इट। इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी कुछ होगी। लेकिन क्या करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेट की जैसे बिहेव कर सकता है? यस। वो पता कब पड़ा था? 1870। तो 1870 से पहले की जो गणित थी वो आपके NCERT का चैप्टर नंबर 5 है, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी बताई हुई है, अर्थ मैग्नेटिज्म बताया हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल बोले हुए, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो ये तो 1870 के पहले वाली गणित है कि भाई उससे पहले मैग्नेट क्या था? ये मैग्नेट है। 1870 से पहले, या इनफैक्ट मैं अभी आपसे पूछता हूँ कि डिफाइन अ मैग्नेट, तो आप क्या डिफाइन करोगे? व्हाट इज अ मैग्नेट? बहुत सारे डेफिनेशन, चलो बहुत सारी बोलो बेटा, दो बोलो, चलो कोई। मैग्नेट हैज टू पोल्स। ये तो आपने मेरे को, मैं पूछा मैग्नेट क्या है? विच अलाउज, आप मैग्नेट बोल रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, तो उसका मैग्नेट की वजह से एक फिनोमेना होता है। समझे मेरी बात? नहीं समझे? एबिलिटी टू अट्रैक्ट, तो ये तो प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट हो गई कि भाई मैग्नेट क्या करती है? मैग्नेट की प्रॉपर्टी है उसके दो पोल्स होते हैं। मैग्नेट क्या होती है? अ मटेरियल मेड अप ऑफ आयरन, निकल और कोबाल्ट इज अ मैग्नेट, और अलॉय ऑफ दीज। तो वो जो मटेरियल से बना हुआ पदार्थ है, मटेरियल से बना हुआ सब्सटेंस है, वो एक चुंबक कहलाता है। ये तो एक चुंबक क्या होता है उसकी परिभाषा हुई। अब उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैग्नेट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स उसके जैसा का जैसा मटेरियल। समझे मेरी बात को? तो मैग्नेट क्या होती है? वो मैग्नीशिया करके एक गांव हुआ करता था जहाँ पर वो जो इंसान चलते थे, जिन इंसानों के चप्पलों के अंदर कीले वीले लगी हुई थी, उनका पाँव उस पत्थर से चिपक जाता था, तो उसने उस पत्थर को मैग्नेट बोला। वो पत्थर मैग्नेट होती है। समझे मेरी बात को? है ना? तो व्हाट इज अ मैग्नेट? अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ आयरन, निकल और कोबाल्ट और अलॉय ऑफ these, which has the property of attracting and repelling its own kind of substance, is a magnet. It has got two poles, north pole, south pole. अब जिसने डिस्कवरी करी थी उसने नॉर्थ पोल, साउथ पोल की बजाय कुछ और दूसरे नाम रख दिए होते तो हम आज वो पढ़ रहे होते। नॉट अ बिग डील। क्या पता इंडिया के किसी इंसान ने डिस्कवर किया होता, हम लव कुश पोल पढ़ रहे होते।
है कि नहीं? लव पोल, कुश पोल या फिर राम सीता पोल, कुछ भी हो सकता है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल होते हैं। मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये सब तो 1870 के पहले की कहानी। 1870 पे क्या मालूम पड़ा कि सिर्फ वो सब्सटेंस ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दे सकते हैं, करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेट के जैसा बिहेव कर सकता है। तो एक ब्रेक इवन मिल गया लोगों को कि हाँ भाई अब सब जने करंट से मैग्नेट वाले पुल को तैयार करो। यहाँ तक पहुंचे। फिर करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तक आए। फिर कंसेप्ट आया कि चलो अब एक काम करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को बदल के देखते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बदल के देखा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बदल के देखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बदल के देखा, उस समय तक मालूम ही नहीं पड़ा क्या होता है। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स आया, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स को बदल के देखा तो उनको क्या मिला, ईएमआई, मोशनल ईएमएफ। मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है तो वोल्टेज आ जाता है, हाँ है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अरे मतलब सब कुछ कनेक्टेड है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करने से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। यस, कौन सा चैप्टर आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैट्स, कैपेसिटर, चार्ज एट रेस्ट। चार्ज चलने लग गया, आरसी सर्किट, मिक्सचर ऑफ एनीथिंग। चार्ज चलने लग गया, करंट आया, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी किया या मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी किया, ईएमआई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को वेरी किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और लास्ट में जाके मैक्सवेल साहब ने बोल दिया सब कुछ आपस में कनेक्टेड होता है और ये लो चार इक्वेशंस। मैक्सवेल साहब ने तो सिर्फ और सिर्फ आखिरी कड़ी जोड़ी थी। कौन सी थी वो आखिरी कड़ी, वो डिस्प्लेसमेंट करंट वाली। अगर थोड़ा बहुत याद हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का displacement current is that particular current which is produced due to the variation of electric flux. Electric flux produces magnetic field, yes. Magnetic field produces electric field, yes. Induce electric field. तो देख रहे हो एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर दिया था मैक्सवेल साहब ने। शुरू कहाँ से किए थे हम लोग, चार्ज, स्टैटिक चार्ज से स्टार्ट किए थे। चार्ज चल रहा है, चार्ज चल रहा है, चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब और कुछ नहीं हो सकता है, सारे फिनोमेनास आ गए। इसीलिए मैक्सवेल साहब के नाम पे सारी इक्वेशन है। जिसने आखिरी चाबी ढूंढी, जिसने लास्ट बॉल पे छक्का मारा, चाहे से पहले वालों ने सेंचुरी बनाई, क्रेडिट तो कौन लेके गया, लास्ट बॉल वाला। समझ गए हाँ। तो ये पूरी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की आपकी एक किताब है, 12th की पहली वाली, जिसका अपन ने एक सेक्शन अब तक पूरा किया। अब दूसरे सेक्शन में उस करंट का इफेक्ट देख के अपन मैग्नेट की तरफ बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो वाला पार्ट हुआ है, मैग्नेटिज्म वाले पार्ट पे आ रहे हैं। बात समझ में आई है? तो मतलब अपन को तो कौन सी वाली गणित पहले पढ़नी है, 1870 के बाद वाली, कि मतलब जिसमें ये रिलेशन पता पड़ गया था कि करंट कैरिंग वायर ऑल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। किस भाई साहब ने बोला था, बायो-सैवर्ट्स लॉ। याद है किसी को बायो-सैवर्ट्स लॉ? नहीं याद है, अपन लिखेंगे। हेडिंग डाल दो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हेडिंग डाल दो मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पहले अपन 1870 के बाद वाली कहानी पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी में 5वां चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? वो थियोरेटिकल है पूरा। सबसे पहले लिखेंगे बायो-सैवर्ट्स लॉ। अब कोई कोई उसको बायोट भी बोलता है, कोई कोई उसको बायोट-सैवर्ट्स लॉ भी बोलता है, लेकिन टी साइलेंट होता है जहां तक मेरे को मालूम। तो लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे, नहीं ये नहीं। सबसे पहले शीट डिस्कस करेंगे अपन लोग, तो अपनी शीटें कंप्लीट कर लेना आजकल में करंट और कैपेसिटेंस। कल करेंगे ना, कल छुट्टी है, कल करेंगे ना कुछ डिस्कस कल, फिर मंडे को 20-20 मिनट 25 मिनट थोड़ा मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा वापस से कोर्स को पेसअप करेंगे। रीजन आसान है चीजें, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है, चीजें चलती जाएगी। हाँ, बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या है? ये एक ऐसा लॉ है जो हमको ये बताता है कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो लिखेंगे, ये सब तो नहीं लिखा हूं ना कि ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें करंट कैरिंग वायर की वजह से जो चुंबक, वो कंपास था वो हिल गया था,
कि 1870 के पहले ये हुआ था, 1870 के बाद। सीधा काम की बात पे आते हैं। बायो-सैवर्ट्स लॉ, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक। और अब देखो ध्यान से सवाल सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड पे आ गए यहाँ पर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन? एक किसी मैग्नेट या करंट कैरिंग वायर जो मैग्नेट की तरफ बिहेव कर रहा है उसके सराउंडिंग एरिया में उसका इफेक्ट। याद करो बिग शो वर्सेस खली, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ या ना, बिग शो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर खली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, राजपाल यादव याद आ गया। यहाँ पर भी वही है, ठीक है, कुछ नई चीज़ नहीं आएगी। और उसके अलावा मैग्नेटिज्म के अंदर बहुत सारे तरह तरह के नियम पढ़ाए जाते हैं। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अपन एक भी रूल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, अपन एक भी रूल नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि होता क्या है, हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, पाम। तो क्या होता है, पेपर के अंदर 100 बच्चों में कोई 2 एक ऐसे एबनॉर्मल टाइप दिख रहे होते हैं, वो वहां पे कुछ अलग ही कथक कर रहे होते हैं, ठीक है ना। वो क्यों सिखाए जाते हैं 10th क्लास वालों को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड? क्योंकि उनको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना नहीं आता। आप लोग को तो वेक्टर आता है, आप लोग को तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो क्यों हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, पाम रूल, ये सब। हाथ घुमाना जानते हो? हाँ। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना जानते हो? आई क्रॉस जे निकालना जानते हो? बस। तो हम हर बार क्या करेंगे, हाथ घुमाएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ठीक है। कि एवरी बॉय मदर चाइल्ड फादर चाइल्ड, कुछ ऐसा होता है ना, जैसे याद करते हैं। याद करने का पोर्शन जितना कम करवा सकता हूँ मैं उतना करवाऊंगा, बाकी आपकी इच्छा। इफ यू आर कंफर्टेबल विद आशीर्वाद राइट हैंड पाम रूल देन यू कैन, बट मैं आपको आशीर्वाद नहीं दूंगा, समझ रहे हो। नो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, नो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, नो पाम रूल, सब जगह राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट, राइट हैंड थंब रूल। कि अगर आई कैप इधर की तरफ है, जे कैप ऊपर की तरफ है, तो आई क्रॉस जे कहाँ आएगा, के। हाथ घुमाना जानते हैं नहीं जानते? आपसे पूछूं मैं जे क्रॉस के क्या होगा, तो जे ऊपर की तरफ, के बाहर की तरफ, जे क्रॉस जे आई। हाँ समझ गए पक्का। हाथ घुमाना है, दैट्स। तो जो फॉर्मूला आएगा पहला कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होता है, ये करंट कैरिंग वायर ऊपर की तरफ करंट चल रहा है, ये जो छोटा सा लेंथ है वो है डीएल लेंथ। ये डीएल क्या कहलाता है, करंट एलिमेंट। इसकी डायरेक्शन, ये एक वेक्टर होता है, करंट एलिमेंट एक वेक्टर होता है, इसकी डायरेक्शन इज ऑलवेज जो आई की डायरेक्शन है, फाइन, मतलब ऊपर की तरफ हो गया करंट एलिमेंट। बात समझ आई है? इस पॉइंट P पर इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो इन साहब ने दिया। तो हम क्या करेंगे, उस करंट एलिमेंट से उस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे जिस पॉइंट पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट वेयर आई वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। तो ये छोटा सा करंट एलिमेंट की वजह से जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी dB, उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट I इंटू dl क्रॉस r अपॉन 4 पाई r क्यूब। देखो ध्यान से, यहाँ पर अब डायरेक्शन कौन दे देगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन दे देगा, dl क्रॉस r। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन देता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन dl क्रॉस r देगा। बात समझ आई है नहीं? म्यू नॉट क्या होता है, जैसे वहां पर एप्सिलॉन नॉट होता था कुछ ना कुछ, वैसे ही यहाँ पर म्यू नॉट होता है अभी के लिए। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की कुछ वैल्यू होती है, किसी को याद है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, मैंने तो म्यू नॉट की नहीं, 10 की पावर -7 या +7, देखा ना। तो बताओ मेरे को, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले dl है,
ए क्रॉस बी में क्या करते हैं, ए की तरफ हम हमारा हाथ रखते हैं और उंगलियों को कैसे घुमाते हैं, जिस तरफ भी मेरा बी वेक्टर होता है। देखो यहाँ से इधर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी, अंगूठा बाहर की तरफ आ गया, मतलब इसका इसके साथ में क्रॉस लेऊंगा तो के कैप डायरेक्शन देगा। तो बताओ मेरे को यहाँ पर डीएल वेक्टर किस तरफ है, ऊपर की तरफ, आर वेक्टर इस तरफ। देखो ध्यान से डीएल क्रॉस आर, अगर हाथ ऐसे, कौन सा हाथ घुमाना है, राइट हैंड, राइट हैंड ऐसे घुमाएंगे, डीएल की तरफ हाथ, उंगलियां किस तरफ, जिस तरफ मेरा आर वेक्टर है, अंगूठा अंदर की तरफ गया, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड होगी। बात समझ में आई? हाँ या ना? सब कुछ कॉपी कर लो। डन। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 की पावर -7। अब इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला और एक और होती है गॉस। टेस्ला और आप क्या बोल रहे हैं? टेस्ला के अलावा क्या बोल रहे थे आप? वेबर। वो तो फ्लक्स की होती है, वो तो मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला एसआई यूनिट होती है। गॉस कन्वीनियंटली यूज्ड यूनिट होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जो टेस्ला यूनिट होती है वो तो बहुत बड़ी यूनिट होती है और गॉस एक छोटी यूनिट होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, जोधपुर से जयपुर का डिस्टेंस नापने जाऊंगा मैं, तो कैसे नापूंगा? सेंटीमीटर में, किलोमीटर या फिर माइल्स। बड़ी वाली यूनिट लेनी पड़ेगी। तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो छोटी यूनिट लेनी पड़ेगी। तो गॉस, तो इसकी जो यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, जो यूनिट होती है वो क्या होती है? टेस्ला। ये तो बहुत लार्ज यूनिट होती है, तो छोटी यूनिट के लिए फॉर स्मॉल यूनिट गॉस इज ऑल्सो यूज्ड। बताओ गॉस और टेस्ला में रिलेशन क्या होता है? 1 टेस्ला इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस। कैसे याद करोगे? 10 की पावर 4 याद रख लो। अगर ये 1 हुआ तो ये बड़ी हो गई, ये छोटी यूनिट होती। समझ गए? 1 टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गॉस। तो बताओ मेरे को यहाँ पर क्या मैं इसको ऐसे टेस्ला बोल सकता हूँ? हाँ या ना? 4 पाई तो क्या है? कांस्टेंट। और वैसे भी ये तो पूरी उसकी वैल्यू है। कांस्टेंट तो डायमेंशन लेस होते हैं। ऊपर 2 डिस्टेंस हैं, नीचे 3 डिस्टेंस है, तो नीचे एक डिस्टेंस रहेगा, तो टेस्ला इनटू मीटर पर करंट एम्पीयर।
डन। चलिए कभी नहीं भूलने वाला पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। करंट कैरिंग वायर ये, हाँ minus K. ऐसे बोलो ना, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो ध्यान से, ये करंट एलिमेंट ये ऊपर की तरफ आई, यहाँ से ये आर वेक्टर हो गया, तो आई करंट की डायरेक्शन में डीएल वेक्टर, तो डीएल क्रॉस आर इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। इधर ये डीएल ये हो गया, आर ये हो गया, तो डीएल क्रॉस आर। समझ गए? हाँ या ना? कैसे हाथ घुमा रहा हूँ, इजी या डिफिकल्ट? आया इधर हर्षवर्धन या नहीं आया है? करंट एलिमेंट डीएल क्रॉस आर, पहले जो आता है उसकी तरफ हाथ रखूंगा, डीएल की डायरेक्शन में हाथ रख दिया। आर वेक्टर इस तरफ है, तो उंगलियां किस तरफ घुमाऊंगा? जिस तरफ ये वेक्टर है, अंगूठा। डीएल क्रॉस आर, समझ गए? पक्का? पक्का 100%? ठीक है, ये तो आपको आ गया। ये तो ऐसी टाइम पास, लिखना नहीं है। क्वेश्चन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। CCW बहुत सारी जगह आएगा। करंट कैरिंग वायर बोले तो फाइनाइट ये ऐसा, ये करंट चल रहा है I, ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है, ये वाला डिस्टेंस D है। इस P पॉइंट पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? कितने लोगों को आंसर याद है? चलो एक काम करते हैं, वो छोड़ो, इलेक्ट्रोस्टैट जो पढ़ाया है उसका फॉर्मूला देखते हैं, कौन फंसता है कौन नहीं फंसता है। ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? ये लैम्डा है और ये D है। फाइनाइट है, हाँ। अपॉन D क्या? x। यूं बोलो, राइट की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड Ex आती है वो होती है k लैम्डा अपॉन D साइन अल्फा प्लस साइन। सिर्फ Ex होती है, Ey भी होती है। Ey भी होती है, नीचे या ऊपर? यहाँ पर नीचे हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ज्यादा भाग है। और Ey का फॉर्मूला क्या होगा? है कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा, क्योंकि बीटा छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा। ये याद है? हाँ, ये इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है अपन, पक्की बात याद है। तो यहाँ पर बताओ मेरे को, मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट होगा या दो कंपोनेंट होगा? सोच के देखो। दो होंगे, Vx और Vy। क्या सिखाया अभी? डायरेक्शन कैसे देखते हैं? डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर। सिर्फ एक आएगा कंपोनेंट, और जो कि इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड आएगा, और उसका फॉर्मूला होता है, पहले सिर्फ फॉर्मूला लिख लो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन एल्फा प्लस साइन बीटा। एल्फा बीटा ये लेते, तो यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल वाली ये होती है, एक होती है वो इकलौती साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होती है। इसका अभी प्रूफ अपन करेंगे, बट पहले प्रूफ से पहले सब कुछ कॉपी कर लो।
ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी याद है। ठीक है, लिखा ना, कोई नहीं, ठीक है। बट ठीक है, कभी मान लो रिवाइज करो तो साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड में मिल जाएगी। डन? अरे डन क्या, पीछे थके थके क्यों लग रहे थे? गर्मी सी हो गई ना? चलो अब बताओ मेरे को, अगर ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर लिया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर इस P पॉइंट पर तो बताओ इनफाइनाइट के लिए क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर बीटा बराबर ये तो सबको रटा हुआ होगा। हाँ यार, फॉर इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर ये होता है, एंड फॉर सेमी इनफाइनाइट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला है, अल्फा इक्वल टू पाई बाय 2 बीटा इक्वल टू 0। पॉइंट बी पर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है कितनी? काइंडली कॉपी दीज टू फैक्ट्स, कभी नहीं भूलने वाली रिजल्ट है। मिटा दूं? आपको शीट मिल गई क्या मैग्नेटिज्म की? मिल जाएगी, जो ऑलरेडी पहले वो तो नहीं बन रही है। फिर सवाल कम कर दूंगा अगला मैग्नेटिज्म के अंदर, चलेगा या नहीं? क्योंकि डिस्कशन में टाइम जा रहा है बहुत। मिटा दो सब कुछ। हर्षवर्धन लिखा या नहीं लिखा है? नहीं लिखा। अब आपको मालूम ही होगा कि जेई की डेट आ गई है 3 जुलाई, तो आप ये मान के चलो कि जून जुलाई में आपका भी सल्टारा हो जाएगा होपफुली। किसी को ये तो नहीं लगता ना कि पेपर आगे पोस्टपोन हो जाएंगे, कोविड आ जाएगा, ठीक है ना? होपफुली नहीं होगा कुछ भी। किसी को ये तो नहीं लगता ना कि भाई क्या पता धमाके हो जाए, रशिया वशिया में हो रहा है, अपनी इधर भी हो जाए, वर्ल्ड वॉर 3 नो पेपर, कुछ नहीं होना ऐसा, ठीक है ना? पेपर होंगे, अपनी पेस पे होंगे, अच्छे लेवल के होंगे, हमको वैसे ही तैयारी करते रहना है, कोई फोकस लूज नहीं करना है, कहीं पर भी धमाके हो जाए, ठीक है? हमको धमाके करने हैं। मिटा दो। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं फटाफट। ऑल द प्रूफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी मैं कराऊंगा, क्योंकि उससे हमको एक चीज की फील आती है। एक काम करते हैं, यहां से थीटा एंगल पे छोटा सा डी थीटा का मैं एक ये एलिमेंट लेता हूं, जिसमें कितना करंट जा रहा है? करंट तो आई ही जा रहा है, हाँ या ना? बट इसकी लेंथ कितनी बोल देता हूं मैं, मान लेता हूं कि यहां से y डिस्टेंस पे दिस लेंथ इज dy। तो बताओ मेरे को इस छोटे से, पूरी दुनिया एक तरफ, मेरा एलिमेंट एक तरफ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये तो मेरा dl वेक्टर हो गया,
और ये डीएल वेक्टर का आर वेक्टर हो गया, दिखाया नहीं दिखा? हाँ या ना, अभी भी यही तो सिखाया है। ये डीएल वेक्टर और यहाँ पर ये पॉइंट पी पर, इसकी वजह से तो ये आर वेक्टर हो जाएगा। तो बताओ इस छोटे से की वजह से जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी डीबी, वो क्या लिखूँ मैं? म्यू नॉट आई डी वाई क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ये मैंने बायो सेवर्ट्स लॉ को अप्लाई कर दिया। बात समझ आई है नहीं आई? हाँ यार। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस तो डी है, आपको दे रखा है, तो y अपॉन डी इक्वल टू tan थीटा, और y इज इक्वल टू डी tan थीटा। डिफरेंशिएट कर दूं, dy इक्वल टू डी tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा। यहाँ तक समझ आती है बात या नहीं आती? अब एक बात बताओ मेरे को, ये वाला अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना होगा? 90 प्लस थीटा। बात समझ आई है नहीं आई? नहीं आया? सबको आ गया? तो बताओ ये तो डीएल वेक्टर ये वाला था और आर वेक्टर ये था, तो बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 प्लस थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे खुलता है? म्यू नॉट आई डी वाई आर, ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। यहाँ तक बात समझ आती है नहीं आती? हाँ या नहीं आया? साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? पक्का? भाई मेरे को इतनी गणित नहीं आती है, आपने बोला cos थीटा तो मैंने यहाँ पर लिख दिया cos थीटा। म्यू नॉट आई, और dy की जगह मैंने क्या लिख दिया? dy की जगह मैंने लिख दिया d sec स्क्वायर थीटा d थीटा। एक r से एक r काट दिया, डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर इनटू ये आपने कितना बोला? cos थीटा। यहाँ तक एकदम ठीक है कहानी? हाँ या ना? अब एक बात बताओ मेरे को, इस ट्राइंगल में cos थीटा किसके बराबर होगा? d बाई आर। और यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू d अपॉन cos थीटा और d sec थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना? यही होगा। तो r की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? d sec थीटा। और यहाँ तक बात समझ आई? हाँ या ना? r की जगह d स्क्वायर, एक d से d कटा, और यहाँ पर क्या रह गया? सिंपली इंटीग्रेशन b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई d। अब एक बात बताओ मेरे को, ऊपर वाला एंगल अल्फा है तो नीचे वाला बीटा है, लेकिन अगर मैंने ऊपर वाला पॉजिटिव ले लिया तो नीचे वाला नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन माइनस बीटा से अल्फा। बात समझ आई या नहीं आई? cos थीटा, और एक काम करते हैं ना, लिमिट ऊपर ही लगा देते हैं, माइनस बीटा से अल्फा। cos का इंटीग्रेशन साइन थीटा सॉरी साइन अपर लिमिट माइनस ऑफ साइन लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है साइन के अंदर। हाँ यार, हेंस प्रूव्ड। मुश्किल था क्या? नहीं था ना, बेसिक गणित थी, सिंपल मैथ्स थी। क्या नहीं आया? और आपको स्टार्टिंग में मैंने भर भर के ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाई थी, वो इसी दिन के लिए पढ़ाई थी, लेकिन फिर भी आपको याद नहीं थी। ठीक है ना? रिवाइज करना वो सब चीजें आनी चाहिए।
डन। ये मिटा दो डायग्राम। आज का लास्ट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर इन द शेप ऑफ एन आर्क और मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। बोले तो ऐसी एक आर्क है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये रेडियस आर है। कैसे करेंगे बताओ, किसी को मालूम है? जैसे करते आ रहे थे अभी अपन बायो-सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ ये वाला एंगल आपको पूरा एंगल कितना दिया हुआ है अल्फा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कुछ थीटा एंगल पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ डी थीटा का। तो बताओ मेरे को, ये करंट आई चल रहा है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? आर डी थीटा, हाँ या ना? तो अगर मैं यहाँ पर ये छोटी सी लेंथ डी एल पर अगर बायो-सेवर्ट लॉ लगाऊंगा, तो पहले डायरेक्शन बता दो मेरे को। DL की तरफ हाथ, R वेक्टर ये नीचे वाला, into the plane of the board, ये R वेक्टर हो गया। हाँ यार, अब एक बात बताओ मेरे को, DL वेक्टर और R वेक्टर के बीच में एंगल क्या है हमेशा? 90 डिग्री। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे खुलेगा? म्यू नॉट I DL R साइन 90 अपॉन 4 पाई आर क्यू। और डीएल की जगह आप देखो ध्यान से, आर डी थीटा, ये आर क्या है? ये आर ही तो है, इंटू आर डिवाइडेड बाय 4 पाई, और फॉर्मूला क्या निकल के आया? यही तो आया, देखो ध्यान से, है ना? और लिमिट क्या लगाऊंगा थीटा की? अरे बोलो भाई, 0 to L का सिंपल। तो B एट सेंटर कितना आया? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। तो फॉर सेमी सर्कुलर रिंग अल्फा कितना हो गया? पाई, दिखा या नहीं दिखा? एंड फॉर कंप्लीट रिंग अल्फा कितना हो गया? 2 पाई। मुश्किल या आसान? इजी। याद हो गए? कौन कौन से फॉर्मूले याद करने हैं? ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। चलिए आज के लिए इतना ही।